Hi, good morning to all of you. I am D. Welcome to Study with D. Start where you are. As you all know, जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आज का ये हमारा 5th लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को एनलिस्ट किया गया है? ये क्या है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 14। कौन सा आर्टिकल इसमें से है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को एनलिस्ट किया गया है? द राइट आंसर इज आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफाइन किया गया है, एनलिस्ट किया गया है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 51 हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। आर्टिकल 32 का क्या हो गया? हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज। हमने पढ़ा था कि जो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको किया गया, कहा गया था? आर्टिकल 32 को। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और आर्टिकल 35 में हो गया लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट द फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 14 के अंदर क्या हो गया आपका कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। मीन सभी लोग लॉ के सामने इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसको अलग तरीके से न्याय दिया जाएगा, गरीब को अलग तरीके से न्याय दिया जाएगा। सभी लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 34 में, सॉरी, आर्टिकल 14 में ये डिफाइन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म स्टेट। कौन सा ये टर्म स्टेट किस आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? भारतीय संविधान के अंतर्गत स्टेट टर्म कौन से आर्टिकल में आता है? इट इज़ इन आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में ये है क्या? या आर्टिकल 8 में है, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 12। द राइट आंसर इज आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8 को देखेंगे तो वहाँ पर स्टेट वर्ड मेंशन है। आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और जो स्टेट हैं वो आर्टिकल 1 में हमारे मेंशन है। आर्टिकल 12 की बात करें, आर्टिकल 12 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट की जो डेफिनेशन है उससे डील करता है। और आर्टिकल 10 में क्या हो गया आपका? राइट ऑफ सिटीजनशिप। राइट ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल 10 के अंदर डिफाइन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए? हाई कोर्ट क्या करेगा? रिट्स इशू करेगा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ आर्टिकल 15, इट इज़ आर्टिकल 32, आर्टिकल 35 और आर्टिकल 226। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 226। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट्स इशू कर सकता है। किसके लिए? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आर्टिकल 32 के पास, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम जो हमारा हाई कोर्ट होता है उसके पास पावर होती है वो जुडिशिकेशन की। कहाँ तक? जहाँ तक उसकी पहुँच है, टेरिटरी, जो भी टेरिटरी मतलब मीन्स जहाँ तक उसकी पहुँच रहती है वहाँ तक ये कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 35 हो गया आपका। अभी हमने पढ़ा था लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड इशू लाइक 32, 33, उससे रिलेटेड ये हो जाता है। और आर्टिकल 15 की हम बात करें तो ये क्या कहता है? प्रोविजन करता है, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। तो आर्टिकल 15 आपका बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 15 किस चीज़ से रिलेटेड है और आर्टिकल 226 किससे रिलेटेड है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court is mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution? आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 148। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 131। तो जो आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 131 है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशिकेशन जो रहता है वो आर्टिकल 131 में आपका मेंशन किया गया है। और
ये क्या करता है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हो तो वहाँ पे जो आर्टिकल 131 के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसे सर्वमान्य माना जाता है। मीन्स आप अदर किसी और कोर्ट में जाएंगे तो जो ओरिजिनल डिसीजन किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का, वो सर्वमान्य हो जाएगा और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन माना जाता है किस चीज़ में, किसी भी डिस्प्यूट के टाइम पे। और आर्टिकल 132 क्या कर सकता है, डील्स विद द अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। उसके बाद 143 क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के साथ में। और 148 बताता है सीएजी के बारे में। किसके बारे में कहता है, सीएजी के बारे में हो गया। आपका आर्टिकल 148 बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। 143 ये दोनों ही आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड हो गया आपका, प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। और जो आपका आर्टिकल 148 हो गया वो सीएजी कैग से रिलेटेड हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देवनागरी हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है? इट इज़ आर्टिकल 343, इट इज़ आर्टिकल 348, यह है आर्टिकल 154 या 156। द राइट आंसर इज आर्टिकल 343, आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 डिक्लेयर्स देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 343 है वो क्या डिक्लेयर करता है, देवनागरी को ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर आर्टिकल 348 पे आ जाओगे आप। आर्टिकल 348 है वो क्या मेंशन करता है आपका, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी लैंग्वेज यूज़ होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होगी, वो आर्टिकल 348 में मेंशन है। बात करते हैं आर्टिकल 154 की, आर्टिकल 154 की। तो इसमें क्या होता है, ये डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डिफाइन की गई है आर्टिकल 154 में। और आर्टिकल 156 क्या कर सकता है, क्या बताता है, आर्टिकल 156 डिक्लेयर करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो टर्म होगा वो डिक्लेयर किस में किया गया है, 156 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड इन। मनी बिल किस में डिफाइन किया गया है? इट्स आर्टिकल 110, 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 113। तो आपका मनी बिल है वो आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 111 में असेंट टू द बिल हो गया। और आर्टिकल 112 में हो गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जो आपका, हम लोग जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में बजट कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बजट कहते हैं, वो होगा आपका एनुअल फाइनल स्टेटमेंट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है बजट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 हो गया आपका प्रोसीजर टू पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय पावर टू विथहोल्ड हिज असेस्ट ऑन एनी बिल। किस पावर के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी जो बिल है उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड करके अपने पास रख सकते हैं? इट इज़ आर्टिकल 63, इट इज़ आर्टिकल 108, इट इज़ आर्टिकल 109 और इट इज़ आर्टिकल 111। यदि बात करते हैं हम तो आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 के थ्रू हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हमारे जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल को होल्ड कर रख सकते हैं।
किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे क्या हुआ, कोई भी आप लॉ लेके आए तो उसको लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर वो किसके पास जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के पास। और यदि उनको लगता है कि इस बिल को पुनर्विचार के लिए भेजना है तो वो उसे वापस भेज सकते हैं, और फिर ये वापस जाएगा आपका लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, वो वापस पास होकर आ जाता है। तो फिर तो प्रेसिडेंट को इसके ऊपर सिग्नेचर करना ही पड़ता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 108 की। तो आर्टिकल 108 में क्या होगा, जॉइंट सिटिंग बुला सकते हो आप आर्टिकल 108 के थ्रू, दोनों जो भी आपके हाउसेस हैं उनकी जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। और आर्टिकल 109 की बात करें तो ये स्पेशल प्रोसीजर होता है मनी बिल से रिलेटेड। और आर्टिकल 63 में क्या है, मेंशन किया गया है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 63 में ये मेंशन किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, जो यदि आपका डिस्प्यूट होगा किससे, वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स वैलीज इज डन, जो जो भी अपना रहता है ना कि एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच वाद विवाद चलता रहता है कि हमारी रिवर का वाटर या वैली का वाटर, पानी इधर से उधर कैसे गया, क्या हुआ। जैसे अभी आपने सुना होगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, अभी सुना होगा। वैसे ही तमिलनाडु और आपका कर्नाटक का हो गया। तो जगह जगह जो नदियों के बारे में डिस्प्यूट चलते रहते हैं उसे सॉल्व करने के लिए किस अंश आपके आर्टिकल में मेंशन हुआ है, तो यह है आर्टिकल 260 और आर्टिकल 261 या आर्टिकल 262। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 262। अंडर आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कोई भी ऐसा रिवर या वैली से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो वो आर्टिकल 262 के अंतर्गत उसे सुलझाया जाता है। आर्टिकल 260 की यदि हम बात करें तो ये ज्यूरिडिकेशन ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू द टेरिटरीज आउटसाइड ऑफ इंडिया, वहाँ हो गया। और आर्टिकल 261 की बात करें, डील्स विद द पब्लिक एड्स रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग वगैरह किसमें आपकी 261 में मेंशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following article of Indian Constitution provides for all India services? all India services किस कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के किस आर्टिकल में बताई गई है? इट इज़ आर्टिकल 310, आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 314। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताता है, ऑल इंडिया सर्विसेज को। इसमें आपकी कौन कौन सी आ गई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आ गई, आईएएस जिसे बोलते हैं हम, और इंडियन पुलिस सर्विसेज आ गई। और उसके बाद यदि हम बात करें आर्टिकल 310, आर्टिकल 310 में क्या है, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके टेन्योर को 310 में डिफाइन किया गया है, 310 में डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल 314 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर ऑफ सर्टेन सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज। और आर्टिकल 311 की बात करें तो डिसमिशल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं, और रिडक्शन इन रैंक किसके थ्रू कर सकते हैं, आर्टिकल 311 के अंतर्गत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है? यह है आर्टिकल 321, आर्टिकल 322, आर्टिकल 323 और आर्टिकल 324। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। So the Constitution of India provides for an election commission under Article 324। आर्टिकल 324 में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं हमारा आर्टिकल 321 का क्या हो गया, एम्पावर्स टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फंक्शन को एक्सटेंड करने की पावर कौन देता है, आर्टिकल 321। और आर्टिकल 322 322 में क्या मेंशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक्सपेंसेस है वो उसमें मेंशन होते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि अभी अभी हमारे इंडिया में न्यू इलेक्शन कमीशन को
कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनको उनका नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है इलेक्शन कमीशन के जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं, वो कौन हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ही नहीं है, अब तो स्लाइड खत्म हो गई। सो आई होप आपने एंजॉय किया हुआ होगा आज का सेशन। यदि आपको पसंद आ जाता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद दी पे। यहाँ पे मैं आपको सभी लेक्चर्स की PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ, और साथ में बहुत सारे जो आपकी NCERT's बुक हैं या फिर अदर बुक और कुछ जनरल नोट्स जो भी आपके रहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप सतर्क रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।